हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का सत्येंद्र जीएस अकेडमी जीएस अकेडमी झांसी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वर्तमान में आपको पता होगा 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो या बिहार टेट रीट एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी स्टेट के हो, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कम समय में साइकोलॉजी का एक टॉपिक, एक विचारक को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं उसके प्रॉपर नोट्स बनते रहें। मैं हर बार एक बात रिपीट करता हूं कि आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, क्योंकि हम लेक्चर सुनते हैं ऑडियो वीडियो विजुअल फॉर्म में, तो वो कुछ दिनों बाद चीज हमारे माइंड से खत्म हो जाती है। तो उसको देर तक स्टोर करने के लिए अगर उसकी नोट्स बनते रहेंगे तो वो चीजें जो होती हैं हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काफी समय तक हमारे स्कीमा मेंटल में स्टोर हो जाती है। तो आइए आज को लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग आप मनोविज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। जिस विचारक की हम लोग बात कर रहे हैं उनका नाम है जेरोम ब्रूनर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर। ठीक है, अब पहला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। जेरोम ब्रूनर जो कि एक संज्ञानवादी विचारधारा के हैं, क्योंकि संज्ञानवादी विचारधारा के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आपने देखे होंगे, जिसमें से सबसे प्रथम जो आपको नाम याद आ रहा होगा जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की का भी नाम आता है, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि आज का टॉपिक हमारा किस पे, जेरोम ब्रूनर का है। ये भी संज्ञानवादी विचारधारा के थे, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अंतर है। ध्यान से समझेंगे। जहां पर लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि समाज के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से वो अपने संज्ञान का निर्माण करेगा। यानी कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन उसको किसी न किसी समाज में लोगों के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा वो अपने ज्ञान को निर्माण करेगा। जबकि जीन पियाजे थे, वो स्पष्ट बोलते हैं कि वो अपने संज्ञान का निर्माण, अपने कॉग्निटिव, अपने संज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करेगा। उसको छोड़ दो फ्री, वो तोड़ मोड़ के, जोड़ मरोड़ के आपका ब्लॉक क्यूब तैयार कर देगा। वो इंडिपेंडेंट रहने दो। इसीलिए पियाजे ने जो छोटे बच्चे हैं उनको नन्ना वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। ठीक है, वो जोड़ मोड़ के उसको निर्मित कर देंगे। ठीक है, इतनी बात रही। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पर। ब्रूनर को ध्यान में रखेंगे, आधुनिक संज्ञानवाद का जनक माना जाता है। वर्तमान में संज्ञानवाद का या आधुनिक संज्ञानवाद का जनक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। इसके सिद्धांत को हम लोग निर्मितवाद का सिद्धांत या कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत या खोज निर्माण का सिद्धांत या अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवरी लर्निंग मेथड। कहने का अर्थ ये है, डिस्कवरी का अर्थ होता है खोज। ये उसी तरीके की बात हो गई। बालक कुछ भी सीखेगा, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, वो अपने ज्ञान, संज्ञान का निर्माण, अपने लॉजिक का किसी टास्क को खुद कंप्लीट कर देगा, क्योंकि वो भी एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह ही सोचते हैं, जैसा पियाजे ने बोला है। आपका ध्यान रखिएगा, वो नॉलेज को या कॉग्निटिव को खुद कंस्ट्रक्ट कर देंगे डिस्कवरी के द्वारा, खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा। अब इतनी बात हो गई। अब वो अपने ज्ञान को खुद निर्मित कर देंगे। तो यहां से एक बात आती है आपकी निर्मितवाद। निर्मित का अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा? बालक के द्वारा। और बालक को क्या करना है? हम लोग को खुला छोड़ देना है। वो ज्ञान को निर्मित, कंस्ट्रक्ट, निर्मित कर देगा अपने आधार पर, अपने अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, इतनी बात हो गई है। और इस भौतिक वातावरण में वो नॉलेज क्रिएट करता है। इतनी बात हो गई। ये बेसिक बात है जो आपको जानना चाहिए। इतनी बात हो गई। देखिएगा, जेरोम ब्रूनर ने अपनी 2 बुक लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन नामक 2 पुस्तक हैं ब्रूनर साहब की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 4 या 5 साल हुए हैं ये स्वर्ग को, ये ऊपर पलायन, मतलब कि इनकी डेथ को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे, इतनी बात हो गई आपकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने लेव वाइगोस्की सुने हैं कि लेव वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था और उस पर विस्तृत व्याख्या दी। ठीक है, तो यहां पर स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम स्कैफोल्डिंग, जैसे हिंदी में ढांचा, पाड़ा या पाड़ या सीढ़ी या मचान या सहायता के नाम से जानते हैं, जो कि अल्पकालीन सहायता होती है, इस शब्द को, स्कैफोल्डिंग शब्द को सबसे पहले किसी ने यूज किया या सबसे पहले ये शब्द किसने दिया, तो जेरोम ब्रूनर साहब का नाम आएगा। लेकिन स्कैफोल्डिंग को, जैसे हिंदी में ढांचा, पाड़ा, सीढ़ी, मचान, सहायता के नाम से जानते हैं, इस पर विस्तृत व्याख्या लेव वाइगोस्की ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। ठीक है, अब एक चीज समझ लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है। बच्चों, स्कैफोल्डिंग जैसे ढांचा, पाड़ा, सहायता, सीढ़ी, मचान, इतने नामों से जानते हैं, असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं क्या होता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो गिरता जाता है और फिर उठता है, फिर चलाता है। ऊपर से पीछे से मम्मी पापा आए और उसको थोड़ा सा साइकिल चलाने में सपोर्ट सिस्टम दें और बालक आगे बढ़ जाए, तो जो शॉर्ट टर्म की जो अस्थायी सहायता दी है हमने, वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि आप छज्जे पर पतंग उड़ाना था, लेकिन छज्जे पे छत पे नहीं पड़ पा रहे हैं, आपके मम्मी पापा या पड़ोसी आके उस उधर पे एक सीढ़ी रख देते हैं, तो वो जो सीढ़ी है, जो सहायता है, थोड़े टाइम को दी गई है, तो वो क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका स्कैफोल्डिंग, जो हम लोग को परमानेंट सहायता नहीं देनी, कुछ समय के लिए देनी है। और किसने इंट्रोड्यूस किया ये शब्द, जेरोम ब्रूनर ने, लेकिन विस्तृत व्याख्या की आपकी लेव वाइगोस्की ने। इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ब्रूनर साहब हैं, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रतिनिधित्व, इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, कोई भी बालक या आप और हम, जो उनके पास पुराने अनुभव हैं पास्ट के और जो वर्तमान के हैं, तो जो पुराने और वर्तमान के जो अनुभव हैं, उसके आधार पर हम आने वाले भविष्य में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या जो पुराने और वर्तमान के जो अनुभव है, उनके आधार पर जो लर्निंग होगी, उस लर्निंग को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधित्व। और यही जो प्रतिनिधित्व है ना, किस तरीके से इंसान प्रतिनिधित्व करेगा, या मैं ये बोलूं कि इंसान 3 तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, या मैं ये बोलूं कि जो आपके जेरोम ब्रूनर हैं, लर्निंग को 3 प्रकार से परिभाषित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका वो सीखेगा, जो लर्निंग का जो निर्माण होगा, ब्रूनर के अकॉर्डिंग उधर पे 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जबकि आपकी ध्यान में रखिएगा प्याजे की 4 स्टेप बताए गए थे। कौन कौन सी स्टेजेस जो होती हैं जेरोम ब्रूनर की हैं, उसको आप नोट करेंगे। 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाओं में व्यक्ति या बालक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इतने इतने समय के बीच में। तो ध्यान से नोट करिए। पहली अवस्था है इनएक्टिव स्टेज, INACTIVE, इनएक्टिव। इनएक्टिव को बोलते हैं क्रिया निर्माण या क्रियाशील या गामक अवस्था। इसका समय है 0 से 18 माह या 0 से 2 वर्ष, मुख्यतः 18 माह तक आती है, या जन्म से 18 माह। तो ध्यान रखिएगा, पहली अवस्था पर ने बोली इनएक्टिव या क्रिया निर्माण या गामक वाली अवस्था या इंद्रियों वाली अवस्था। यानी कि मैंने आपको एक चीज बताने वाला हूं कि इस समय 0 से 2 वर्ष में या 18 माह में बच्चा वही गामक क्रिया करता है, या शरीर के द्वारा कुछ चीज सीखने करता है, दौड़ता है, भागता है, अंगूठा चूसता है, वही उसी टाइप की क्रियाएं होंगी जो जीन पियाजे ने पहली अवस्था में बताई थी। ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक की संवेदी गामक अवस्था थी ना, वो मिलती जुलती है किससे, ब्रूनर की पहली अवस्था से। यहां पर अंगूठा चूसना, दौड़ना, भागना, राइडिंग करना, यानी कि शरीर की फिजिकल एक्टिविटी और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से यहां पर वो एक्टिव क्रिया करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका कमरा लाइट बंद है और बच्चा सो रहा है, एकदम से लाइट चालू करे तो वो ऐसे से वो आंखों वो करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया वाली एक्टिविटी करता है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप क्या करते हो, आप उसको हाथ ले जाओ उसके पास, बालक के पास, तो वो क्या करता है, फिंगर को बंद कर लेता है। तो आप बोलते हो या नोट रख दो, तो वो ऐसे कर लेता है। आपने नोट रखा, पैसा रखा, तो वो बंद कर लेता है। तो आप बोलते हो बच्चा तो जन्म से ही वो है। इसका अर्थ ये है कि आपने कुछ किया तो उसकी वो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। ये वही चीज हो गई रिफ्लेक्स एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे कैंडल के पास आप फिंगर ले जाओ तो एकदम से आप हाथ पीछे करोगे, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया जैसे एक्शन भी इसी स्टेज से आपका संबंधित है। गामक क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। इतनी बात हो गई। अब हम लोग सेकेंड स्टेज पे आते हैं। इसका समय ध्यान में रखिएगा, 2 से 6 या 7 वर्ष तक देखा जाता है। हाँ, पहली ध्यान में रखिएगा, पहली को हम लोग मूर्त अवस्था भी कह देते हैं। पहली वाली जो अपन ने लिखी ना, उसको मूर्ति भी बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट। चलिए अब सेकंड को नोट करते हैं। सेकंड है आपकी पिक्टोरियल। पिक्टोरियल या इमेज वाली अवस्था, ध्यान से रखेंगे। पिक्टोरियल या इमेज या छाया की अवस्था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समय है 2 से 7 वर्ष। यानी कि इस स्टेज में बालक जो भी संज्ञान, जो भी नॉलेज वो सीखेगा, वो जो सीखता है वो किताबों में चित्रों के माध्यम से, चित्र यानी कि पहाड़, नदियां, पठार, कुछ इमेज के माध्यम से, किसी की पिक्चर के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पिक्टोरियल के नाम से जानते हैं, छाया की अवस्था जानते हैं, प्रतिबिंब की अवस्था जानते हैं, जहां पर बालक इमेजों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेज। हो गया। चलिए अब थर्ड स्टेज पे आते हैं। कितना समय होना चाहिए, 7 वर्ष से अधिक। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबॉलिक स्टेज, हिंदी में संकेत की अवस्था। ठीक है, ये हेडिंग हो गई सिंबॉलिक स्टेज, या इसको हम लोग एब्स्ट्रक्ट अवस्था भी कहते हैं। एब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है अमूर्त, यानी कि यहां पर बालक जो चीज नहीं दिखती उस पर भी सोचने की कोशिश करता है, जो नहीं दिखता उसको देखने की कोशिश करता है, वही तो अमूर्त चिंतन कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये लास्ट स्टेज जो है, तीसरी वाली, 7 वर्ष से आगे की ओर है, तो ये किशोर अवस्था तक भी जाएगी और आगे तक भी जा सकती है। और किशोर अवस्था में ही अमूर्त चिंतन का विकास होता है। इसलिए हम लोग इस स्टेज को सिंबॉलिक यानी कि संकेत और अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, और समय ग्रेटर देन 7 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस स्टेज में बालक अमूर्त चिंतन करता है, सिंबल के माध्यम से सीखता है। सिंबल यानी कि संकेत। अब एक बात बताओ, भाषा यानी कि लैंग्वेज, लैंग्वेज भी तो संकेतों पर आधारित होती है। यानी कि इस स्टेज में बालक लैंग्वेज के माध्यम से सीखेगा, क्योंकि भाषा भी एक संकेत का ही रूप है। ध्यान रखेंगे, यही ध्यान में रखना है कि थर्ड स्टेज में मुख्यतः बालक भाषा को संकेतों के माध्यम के रूप में सीखता है, भाषा के माध्यम से सीखता है इस स्टेज में। तो ये कुछ स्टेजेज मैंने आपके साथ शेयर की कि फर्स्ट स्टेज में कैसे सीख रहा है, सेकंड स्टेज में कैसे सीख रहा है, थर्ड स्टेज में कैसे सीख रहा है। और एक बात नोट ध्यान रखिएगा, प्याजे साहब जो थे ना, वो एक बात बोलते थे कि किसी व्यक्ति या बच्चे का संज्ञान का विकास इस समय इतना होगा, उसके बाद के समय में इतना होगा, उसके और आगे समय में इतना होगा। यानी कि बालक का जो संज्ञान है असतत होगा, या कुछ लेवल में इतना होगा, फिर अगले लेवल में इतना होगा, फिर और अगले लेवल में जब उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो और ज्यादा होगा। यानी कि असतत विकास होगा। जबकि ब्रूनर साहब बोलते हैं कि जो विकास है वो रुकता नहीं है, सतत रूप में, कंटिन्यूअस रूप में आपका लगातार चलता रहता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं
जेरन ब्रूनर से संबंधित जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, जो मैंने आपको कम समय में जो जानकारी देने की कोशिश करी है, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपको जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं अवश्य करें आप लोग। ठीक है, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सतेंद्र, मेरे YouTube चैनल का नाम सतेंद्र जीएस एकेडमी है, जहां पर मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज से संबंधित जीएस जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ शिक्षण भर्ती जो होती है वहां पर ईवीएस, पर्यावरण जो जीएस जीके है, और इसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान जो आज का लेक्चर शेयर किया, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रयास है। और मूल विधि पे भी मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए अपने यूट्यूब चैनल पर, तो एक बार जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट में चैनल पर कि मैंने कौन कौन से वीडियो बनाए हैं। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक प्रयास है आप लोगों के लिए, धीरे धीरे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट और आपका साथ की आवश्यकता है, जो मुझे मोटिवेट करेगा। आप मोटिवेट अगर मुझे करेंगे तो मैं और बेहतर करूंगा। जल्दी मिलता हूं, आपका दोस्त सतेंद्र। थैंक यू, बाय।